नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और इस समय मार्केट में देखें तो थोड़ा सा मार्केट जिटरी हो रहा है और अगर पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस देखें तो शायद निवेशक और ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं। कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं जहां पर कि रिएक्शन कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है। इन सब के पीछे का कारण अहम ये माना जा रहा है कि चुनाव के चलते ये वॉलेटिलिटी इस मंथ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन चुनाव के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मार्केट के मैक्रो पॉइंट्स हैं जहां पर की चर्चा करनी है। हमारे साथ बाजार के दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। अजय बग्गा सर। अजय सर, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। अजय सर, चुनाव तो बहुत होते हैं, हर बार मार्केट के अलग ही समीकरण बनते हैं। सर, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव में? देखिए, चुनाव हमें ऐसे ही देखने हैं कि चुनाव के आते आते नॉर्मली मार्केट काफी ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और पहले 6 महीने चुनाव से ऊपर बढ़ते हैं। और चुनाव जब घोषित होते हैं, जी। इंक्लूडिंग 2004 जब बहुत बड़ा सरप्राइज हुआ था और मार्केट बहुत तेजी से गिरा था, उसके भी 6 महीने के अंदर मार्केट ऊपर था। तो चुनाव जैसे बेंजामिन ग्राहम ने 100 साल से ज्यादा पहले कहा था कि इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स आर लाइक वेइंग वोटिंग मशीन एंड इन द लॉन्ग टर्म दे आर लाइक वेइंग मशीन। तो शॉर्ट टर्म में क्या है, मोमेंटम चलता है, सेंटिमेंट चलता है, फैशन चलता है, कोई थीमेटिक चलता है। शॉर्ट टर्म में ये सब चलते हैं, ट्रेंड्स जो निकलते हैं नए नए तरीके के। और लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल। तो चुनाव को हमने कैसे देखना है, आपके अगर फंडामेंटल ठीक है इकोनॉमी के, देश के, और आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें जो कंपनियां हैं, अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो बनाती हैं, अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी देती हैं, अच्छी जी। मैनेजमेंट है जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ख्याल रखते हैं, तो चुनाव एक और इवेंट है, वो निकल जाता है और बाकी फिर से लौट के मार्केट फंडामेंटल्स की तरफ आते हैं। जी। तो सर, मार्केट जब चुनाव के नतीजे देख लेगा उसके बाद कहां पर फोकस करना शुरू करेगा? चुनाव के बाद बजट आ जाएगा, जुलाई जी। में बजट की बात शुरू हो जाएगी। तो राइट। बजट में कैसे रुझान रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, और सरकार ने जो ऐलान किया है कि 100 दिन का वो प्लान बना रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट के साथ, तो वो काफी अहम रह जाएगा मार्केट के लिए। दूसरी बात ये रही, ये तो डोमेस्टिक सब चीजें हैं जो आपने बहुत अच्छा समीक्षा की। तीन महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं। एक तो जब ऑल टाइम हाई पे मार्केट रहते हैं तब राइट। प्रॉफिट बुकिंग आती है, और उस टाइम पे मार्केट को दीवार फांदने के लिए कुछ नए सीढ़ी की जरूरत रहती है। वो अभी दिख नहीं रहा, वो टेम्पररी अभी वो पार्किंग में बैठा है मार्केट, और इसलिए नीचे आ रहा है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। दूसरा जो होता है कि मार्केट कहाँ से अभी चल रहा है। तो आपके वैल्यूएशंस कोई इतने कम नहीं है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं। और वैल्यूएशंस को दो तरीके से बढ़ा सकते हैं जो प्राइस अर्निंग में होता है। या तो आप अर्निंग्स बढ़ाएं, अर्निंग्स का जो सीजन रहा इस बारी वो जी। थोड़ा सा मैं निराशाजनक तो बहुत स्ट्रांग वर्ड होगा, बट कोई ज्यादा पॉजिटिव री रेटिंग आते नहीं दिखी। आईटी ओके। जो आपका सबसे बड़ा केंद्र है उसमें प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल्स में आरबीआई का जो प्रोविजनिंग का नॉर्म्स है बिल्कुल। वो ऊपर आके लग गया। तो ऐसे दो बड़े जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर इश्यूज आ गए, तो थोड़ा धुंधला वातावरण हो गया अर्निंग्स का। और तीसरा जो ये इलेक्शंस है, अब पॉलिटिकल कंटिन्यूटी रहती है, 10 साल की पॉलिसी जारी रहती है तो मार्केट उससे खुश है। अगर वो नहीं होता है और कुछ और अचंभा निकल के आता है 2004 की तरह, मार्केट नीचे जाएगा। बट फिर से फंडामेंटल्स के तौर पे काफी बुलंद है इकोनॉमी, और कंपनियां भी हैं काफी, वो लौट के आ जाएगा। बट ये हुआ डोमेस्टिक। और जी। इसके सामने जो है वो है आपका फॉरेन इशू। फॉरेन। उसमें क्या है कि एफआईआई जो है, जो विदेशी निवेशक हैं, वो पैसा निकालते जा रहे हैं। और वो नॉर्मली क्या करते हैं, इलेक्शंस तक वेट करेंगे, चाहे उनको बाद में सस्ता माल जो अभी मिल रहा है महंगा माल खरीदना पड़े, बट वो वेट करेंगे, वो अभी नहीं आते। और नॉर्मली क्या होता है,
ऑल टाइम हाई मार्केट है तो पैसा निकालने भी लग जाते हैं। तो अप्रैल में आपने देखा, और मई में तो 2-2 हजार 3-3 हजार भी निकल रहा है। ये सेकेंडरी मार्केट के नंबर हैं। बिल्कुल। प्राइमरी मार्केट में शायद कुछ लग भी रहा हो, बट ओवरऑल नेगेटिव चल रहा है। ये बदलेगा जब सरकार की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद आप देखेंगे इनका रुख तेजी से बदलेगा फिर, और भारत में निवेश आना शुरू करेगा। बिल्कुल। बग्गा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि एफआईएस की सेलिंग ये इस कारण से हो रही है कि उनको जब भी इलेक्शन ईयर होता है तो वो अपना कुछ माल या प्रॉफिट बुक करके रखते हैं, या इसलिए हो रहा है कि जो मॉरिशस बेस्ड जो एफआईएस थे उन पर जो रिस्ट्रिक्शन बढ़ाई गई थी अप्रैल सेकेंड वीक में, उसके बाद से ही हमने कंटिन्यूस सेलिंग देखी है। हालांकि हम पिछले 5 महीने का जो भी डेटा हमने देखा, जैसा आपने बताया कि मई में करीब वो 9200 करोड़ ऑलरेडी बेच चुके हैं, अप्रैल में करीब 36,000 करोड़ की सेलिंग की। केवल मार्च का महीना था जहां पर कि एफआईज नेट बाय में थे, अदरवाइज जनवरी और फरवरी इन दोनों में ही करीब 51-52 हज़ार करोड़ की सेलिंग कर दी थी इन केवल 2 मंथ में। तो कुल मिलाकर 2024 में अभी तक करीब 93,500 करोड़ रुपए का एफआईज माल बेच चुके हैं। सर, रिपोर्ट्स तो उनकी पॉजिटिव आती हैं, भले ही किसी भी फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की हो कि इंडिया बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन बेचते जा रहे हैं वो मार्केट। देखिए, ये एक तो है जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है इलेक्शंस के चलते, तो वो उनका कई बारी सीमाबद्ध रहते हैं कि भाई अभी निकाल लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कमिटीज जारी करते हैं सेल ऑर्डर्स, वो उसमें कुछ कर नहीं सकते। दूसरी बात है कि हम महंगे मार्केट तो हैं, हम चीप मार्केट नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी ग्रोथ है, हमारी रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया है, और हम एक ऐसा डाइवर्सिफाइड मार्केट है जहां आपको हर क्षेत्र की कंपनियां मिल जाएंगी। ताइवान मार्केट आप देखिए तो सेमीकंडक्टर का मार्केट है, ब्राजीलियन राइट। मार्केट देखिए कमोडिटीज का मार्केट है, अरबी देश देखिए वो सारे तेल पे डिपेंडेंट मार्केट है। यहाँ तक कि चीन का मार्केट देखिए, उसमें सॉफ्टवेयर सर्विसेज नहीं है। बिल्कुल। चीन का हार्डवेयर है, सारा मैन्युफैक्चरिंग है और फाइनेंशियल्स वगैरह है। सर्विस कंपनियां नहीं है इतनी, कंज्यूमर कंपनियां नहीं है इतनी बिल्कुल। लिस्टेड। तो ये आपको एक इतना डाइवर्सिफाइड, इतना बड़ा मार्केट मिल रहा है। तो ये दूसरी बात हो जाती है, पहला इलेक्शंस, दूसरा क्योंकि आप चीप नहीं है और बड़े मार्केट है, और तीसरा है जब ऑल टाइम हाई और ग्लोबल मार्केट है। यूरोप का मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया, यूएस का चल रहा है, जापान 1989 के बाद अब वो हाइस पे आया है जापानी मार्केट। तो ग्लोबली मार्केट बहुत अच्छे तंदुरुस्त हैं। उस टाइम पे थोड़ा पैसा जरूर निकाला जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये तीनों चीजें हमें प्रॉब्लम दे रही हैं अभी। बट जो सबसे बड़ा सेंटिमेंटल कारण है वो इलेक्शंस का है, और वो जब फैक्ट निकल जाता है, और तो 1 जून रविवार का दिन है, उस रात को एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। 2 जून तक थोड़ा रिएक्शन आएगा माइल्ड, बट 4 जून को एक बारी घोषणाएं हो जाएंगी, 4 जून शाम तक रुझान पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल। तब आप देखेंगे 5 जून से फिर से निवेश आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। तो एफआईज का निवेश या बड़ा निवेश जो रुका हुआ है वो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद ही आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बग्गा सर, एक और बड़ा जो ट्रिगर मार्केट के साथ काफ़ी समय से चल रहा है वो है फेड की मीटिंग होती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। मैं एक फेड का डेटा हम लोगों ने स्टडी किया, निकाला भी। मार्च 2022 से और जुलाई 2023 तक फेड ने कई बार रेट हाइक्स किए। वो रेट हाइक्स जिस फेड मीटिंग में हुए हैं, ये हाइक्स आपकी स्क्रीन पर हैं, और डाउ जोन्स का उस मंथ की क्लोजिंग भी आपके सामने स्क्रीन पर है। बग्गा सर, मैं देख रहा था मार्च 2022 में जब फेड ने पहली बार रेट हाइक किया था, उस समय जो डाउ जोन्स का लेवल चल रहा था 34,678 का था। मार्च 2022 की क्लोजिंग है। उसके बाद सितंबर में जब ये रफ्तार इनकी 0.75% रेट हाइक की चल रही थी, उस समय पर डाउ जोन्स 28,700 तक भी आया। लेकिन जुलाई 2023 में जब फेड की तरफ से इंडिकेशन आ गए कि अब रेट हाइक ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, तो डाउ जोन्स रिकवर होकर 35,000 आ गया, और अब तो खैर 38-40 हज़ार की रेंज तक भी पहुंचा है। सर, कैसे देखते हैं कि फेड रेट को लेकर कि 2024 में कोई रेट कट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो मार्केट की स्थिति क्या होगी उस समय?
ये बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, रेट हाइक कब होते हैं? जब आपकी इकोनॉमी रेड हॉट है, इन्फ्लेशन चल रही है, तो इकोनॉमी को थोड़ा सा ब्रेक लगाने के लिए आप रेट बढ़ाते हैं। तो रेट जब हाइक होते हैं, रेट बढ़ते हैं, नॉर्मली इकोनॉमी तंदुरुस्त होती है और स्टॉक मार्केट भी अच्छे होते हैं। फिर जब धीरे धीरे रेट हाइक का असर होने लग जाता है, 6 से 12 महीने लगता है रेट हाइक का असर इकोनॉमी को स्लो डाउन करने में। आजकल ज्यादा लगता है क्योंकि नोट बहुत छापे गए, तो मनी सप्लाई बहुत बढ़ गई है और फिस्कल डेफिसिट अमेरिका का बहुत हाई है। तो ये दो कारण है कि इतना वो मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट इतना नहीं आ रहा है उनकी इकोनॉमी पे, और या उनको इन्फ्लेशन को काबू करने में। तो क्या रहता है कि जब पॉज आता है, तब मार्केट का टॉप हो गया होता है उससे कुछ महीने पहले। और फिर जब रेट कट आता है, वो मार्केट का बॉटम होता है। और फिर रेट कट का जब असर आने लगता है, इकोनॉमी में स्टिमुलस बनता है, इकोनॉमी और तेजी से बढ़ने लग जाती है, तब रेट कट के कुछ महीने बाद, 6 से 9 महीने बाद, मार्केट की अगली साइकिल शुरू हो जाती है। इस बार ही क्या है, और फेड भी ये कहता रहा है, ये नॉर्मल साइकिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने रेट बढ़ाए, वो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स के कारण जो इन्फ्लेशन आ रही थी, डिमांड के कारण इतना नहीं था। बट जैसे तेल की सप्लाई, सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई, चाइना से गुड्स नहीं आ रहे थे कोविड के लॉकडाउन के कारण, तो वो जो वृद्धि हुई उसको रोकने के लिए इन्होंने बढ़ाई रेट्स। और जब रेट ये कटौती करेंगे, रिसेशन में नहीं करेंगे, जी। वो कह रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग, मतलब इकोनॉमी 2-2.5% पे चल रही होगी, और तब ये रेट कट करेंगे जब इन्फ्लेशन इनको 2% के करीब आते दिखती है साल दर साल। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्लासिकली होता है, जब बहुत तेज इकोनॉमी है रेट बढ़ाइए, और फिर रिसेशन आते दिख रहा है या रिसेशन आ गया तब आप रेट कट करिए। ये क्लासिकल रहता है। अब क्योंकि इनके फोरकास्टिंग मॉडल सारे 1970s 80s के, वो अब चल नहीं रहे हैं। उसका सबसे मूलभूत कारण है कि इतने नोट छापे गए, तो मनी सप्लाई इतनी बढ़ गई है कि कोई भी इकोनोमेट्रिक मॉडल्स जो हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ी भी तब इन्होंने कहा ट्रांसिएंट है। अब 3 साल हो गए ट्रांसिएंट चल रही है। एक बारी कहा 2020 के अंत में कि 3 साल तो रेट हाइक हमें नहीं दिखती। हम सब वही सोच के पोजीशंस लेके बैठे थे, और फिर देखिए किस तरह से 0% से 5.25% ले आए रेट, और अब 1 साल से उसको होल्ड करके बैठे हैं। 7वीं बैठक हो गई जहां होल्ड किया है, पॉज पे रखा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर दुनिया में 101 ट्रिलियन डॉलर का उत्पादन है, दुनिया का जीडीपी 101 है, उसमें अमेरिका 25 है। तो एक चौथाई इकोनॉमी, जो सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लीडर है वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, उसमें जो भी पॉलिसी आती है, और जिसकी करेंसी रिजर्व करेंसी है, 80% ग्लोबल ट्रेड अभी भी डॉलर में चलती है, ये सब चीजें मिला के कोई भी पॉलिसी अमेरिका की आती है, उसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो जाता है। जरूरत से ज्यादा इम्पैक्ट आता है दुनिया भर की ट्रेड पॉलिसी पे, फिस्कल पॉलिसी पे, मॉनेटरी पॉलिसी पे, और किस तरह से इकोनॉमीज बिहेव करेंगी, किस तरह से करेंसीज के लेवल रहेंगे दुनिया भर में। तो ये इस बारी प्रॉब्लम ये हो गई है, फेड ने बहुत ज्यादा ईंधन डाल दिया स्टिमुलस करने में 2020 में। आरबीआई उस मामले में बहुत टारगेटेड थे, तब हम शोर मचा रहे थे नहीं दे रहे स्टिमुलस, बैठ जाएगा बट्टा। वो इन्फ्लेशन को इसलिए काबू में कर पाए कि टारगेटेड वे में आरबीआई ने पैसे डाले, तब स्टिमुलस इन्होंने अंधाधुंध डाले। और साथ में गवर्नमेंट भी फिस्कल स्टिमुलस डाल रही थी, मॉनेटरी स्टिमुलस बहुत बड़ा। सोचिए, जो 2 ट्रिलियन की बैलेंस शीट थी फेड की, वो 8.6 ट्रिलियन डॉलर्स पहुंच गई। जी। 4 साढ़े 4 गुना आपने बैलेंस शीट बढ़ा दी, वो भी सबसे बड़े सेंट्रल बैंक और दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की। अब वो सब हमें उस सब की क्षति भोगनी पड़ रही है अभी, और वो टाइम लग रहा है इकोनॉमी को एक समतल लेवल पे आने में, और जब रेट काट काट पाएंगे। तो छोटे में यही कहूंगा, साल के शुरुआत में सब कह रहे थे 6 बारी कटेगा, मार्च में
फेड ने खुद कहा कि 3 बारी रेट कट हमें दिख रहे हैं, उनका जो डॉट प्लॉट आता है मार्च में, तो चालीस जी। 45 दिन पहले ही। और अब हम पहुंच गए हैं जहां 1 से 1.5 गुना लग रहा है कि 40 से 44 बेसिस पॉइंट का रेट कट है। शायद सितंबर में हो, वो नहीं होगा तो फिर दिसंबर में केवल एक रेट कट 25 का हो सकता है, बट वो 2% की तरफ इन्फ्लेशन जाएगी तभी वो रेट कट करेंगे। जी। और सर, इन्फ्लेशन अपसाइड का रिस्क क्या है? क्योंकि हमने देखा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क एक शांत नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। लाइक अभी मैं परसों ही पढ़ रहा था कि इसराइल हमास को लेकर, हमास ने बोला कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल ने उसको नकार दिया। कैसे देख रहे हैं सर ये जियोपॉलिटिकल रिस्क इन्फ्लेशन रिस्क की तरफ, की कितना ये इन्फ्लेशन को एलिवेटेड लेवल्स पर रखेगी? ये बहुत बड़ा रिस्क है जियोपॉलिटिक्स का। यूक्रेन का रिस्क चल रहा है, और रशिया बोलते जा रहे हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हम देखेंगे। F-16 यूके देने की सोच रहा था यूक्रेन को, तो रशिया ने कहा हम इसको एक न्यूक्लियर हस्तक्षेप की तरह देखेंगे अगर आपने F-16 दिए। तो वो बहुत बड़ा है। फिर यहाँ पे इसराइल हमास जो वैसे लोकल है, बट प्रॉब्लम यह है ईरान जब उसमें सम्मिलित हो जाता है, और ईरान के प्रॉक्सी हैं, तो नीचे सऊदी अरब के पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला में हूती बैठे हुए हैं यमन में, जिन्होंने लाल सागर, रेड सी पे बिल्कुल। कब्जा रखा हुआ है। वहां से शिपिंग नहीं आ रही। 12% आपकी ग्लोबल शिपिंग उधर से जाती थी सुएज कैनाल से, तेल भी, वो सब अभी नहीं जा पा रहे हैं। सब अफ्रीका पूरा घूम के जा रहे हैं। कीमतें बढ़ती हैं, टाइम बढ़ता है। दूसरा, वो बैठे हैं इराक में, उनके मिलिशिया हैं। फिर सीरिया में है, और लेबनान में तो है ही हिजबुल्ला, और पैलेस्टाइन में हमास और उनके प्रॉक्सी हैं। तो एक ये एक्सिस बना दी है ईरान ने। और आपस में इनकी तो जंग चल ही रही है, सदियों से चल रही है। जब से इसराइल बना तब से ही जंग जारी है। बट पहली बारी अप्रैल में दोनों ने एक दूसरे पे हमला किया। तो पहले इसराइल ने ईरान की एम्बेसी पे बम मारा, जिसमें 7 उसके 2 वरिष्ठ जनरल और बाकी अफसर हताहत हुए। फिर ईरान ने ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए था, 300 ड्रोन और मिसाइल छोड़े। लकीली उससे ज्यादा कोई क्षति नहीं हुई। और फिर इसराइल ने कहा कि हमने भी कुछ किया है, और वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास था। इसलिए उस दिन आप देखें तो मार्केट काफी सवेरे तो मार्केट बड़ी तेजी से गिरे, तेल की कीमतें बढ़ गई। और फिर शाम तक जब देखा दोनों तरफ से अमन का एक बिल्कुल। बातचीत चल रही है, तो थोड़ा वो काबू में आया। बट जियोपॉलिटिकल रिस्क है जरूर। और भारत उससे कैसे लिंक हो जाता है? तेल की कीमत से। तो अगर ईरान पे कुछ हमला होता है, वो पर्शियन गल्फ बंद कर देते हैं, तो लगभग जो 100 मिलियन बैरल, 102 मिलियन बैरल दिन के बनते हैं, 17 मिलियन वहां से आते हैं। तो 17 से 20% ग्लोबल फ्यूल सप्लाईज रुक जाती हैं। और दूसरा है वो सऊदी वगैरह, जिस तरह उन्होंने ड्रोन से अरामको के बड़ी बड़ी रिफाइनरी को नॉकआउट कर दिया था, और टाइम लगा, 1-2 महीने लगे उनको फिर से ऑन स्ट्रीम आने में। तो वो सब उनके पास है, मिसाइल और ड्रोन्स। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो पर्शियन गल्फ रोकेंगे, वो बाकी किसी को भी उत्पादन नहीं करने देंगे। तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, दुनिया के लिए एनर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सिनेरियो रहते हैं। ठीक है, ये तो हर साल ही कुछ ना कुछ रहता है, इससे घबराना नहीं है। हमें निवेशक के तौर पे यही सोचना है, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। तो पैसा बनाने के लिए रिस्क तो लेना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और हिम्मत जुटा के निवेशित रहना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा रिस्क है कि घर पे ही बैठ जाओ और कोई रिस्क ना लो। ये जियोपॉलिटिक्स ये सब चलते रहेंगे। हो सकता है वर्स्ट केस सिनेरियो है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए कुछ सालों में। वो अभी तक तो नहीं हुआ। एंड जो भी है, सन 45 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुई, उसके लगभग 80 साल आ रहे हैं कि इतना बड़ा भयंकर कोई युद्ध नहीं हुआ। तो होपफुली टल जाएगा और ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमें मार्केट के फिर फंडामेंटल्स पे देखना है, जियोपॉलिटिक्स को साइड में रखना। हाँ, रिस्क है, उसके लिए 10% आप सोने में रखिए, कुछ कैश रखिए, कुछ ऐसा विकल्प रखिए। बट अगर बहुत बड़ा घमासान होता है तो एनीवे
अर्थ पे ही जिंदगी नहीं है, मार्केट तो छोड़ दीजिए, वो फिर और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बिल्कुल। उस समय मार्केट ही नहीं, सभी एसेट क्लास ही प्रभावित हो जाएंगी। सर के साथ सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और डेटा तो सर का ज़बरदस्त होता है। काफ़ी कुछ तो डेटा पॉइंट्स हमें डिस्कशन के लिए मिल जाते हैं। सर आपने जो क्रूड ऑयल की बात की, मैं क्रूड ऑयल पर ही आ जाता हूँ। अभी 82.5 पर आ गया है ब्रेंट क्रूड, और अगर हम देखें तो अप्रैल में जब ये ईरान के साथ इसराइल की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, उस समय 91.3 तक भी पहुंच गया था। तो वहां से एक तरह हम कह सकते हैं कि 10% तक की क्रूड ने थोड़ी सॉफ्टनेस दिखाई है। लेकिन अक्टूबर 2023 में जब ये इसराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले करीब $75-76 के आसपास चल रहा था। सर कैसे देखते हैं क्रूड का भविष्य अगले 6 महीने या 1 साल के लिए? देखिए, 102 में से 2.2 है जो ओपेक प्लस आज कर सकता है उत्पादन, जो नहीं कर सकते, नहीं कर रहे। तो 2.2 मिलियन बैरल हम कहते हैं, 22 लाख बैरल दिन के वो उत्पादित नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी अपने बजट चलाने, और बहुत कम वो कीमत नहीं कर सकते। क्रूड का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है, हमारे जैसे कंज्यूमर्स देश जो हैं, चाइना हुआ, जापान हुआ, हिंदुस्तान हुआ, हम सब इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास डोमेस्टिक इतनी फैसिलिटीज नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छा है अमेरिकन शेल ऑयल जो है, वो जो आ गया है 12-12.5 मिलियन बैरल दिन के, मतलब 1.2 करोड़ बैरल वो दिन के उत्पादित कर रहे हैं। उससे बहुत फर्क पड़ गया, तो बैलेंस में आ गया है दुनिया। और दूसरा बड़ा मेगा ट्रेंड जो है, चाइना में जो कारें इलेक्ट्रिक बन रही हैं, तो अब पिछले साल देखें 45% गाड़ियां जो चाइना में बिकी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी। बसें उन्होंने सारी कर ली हैं, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसें जो हैं वो पहले ही हो गई थी। और वो बहुत बड़ा पीक ऑयल का एक जज्बा आ रहा है। अमेरिका में पीक ऑयल लगभग 4 से 5 साल पहले ऑलरेडी हो गया। वहां भी 8-10% हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और बाकी तरह तरह के तरीकों से जो ये प्रोडक्शन में सेविंग्स कर रहे हैं। ऑयल इंटेंसिटी जीडीपी का हम मेजर करते हैं, एक मार्कर रहता है, वो भारत का भी कम होता जा रहा है। ओके। भारत का भी कम हो रहा है क्योंकि हम ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। और अच्छी बात क्या है, हमारी सरकार ये जो कीमत ऊपर रखते हैं ना, तो वो जरूर जेब को चुभता है, कीमतों में आता है, बट उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? आप नॉर्वे का एग्जाम्पल लीजिए। नॉर्वे पूरा भेजता है तेल बाहर, एक्सपोर्ट करता है, बट उसके सामने, और वो उनकी खपत कुछ नहीं है, उनके पास प्रोडक्शन इतनी है, बट $9 पर बैरल पे पर गैलन वो बेच रहे हैं। 9 $9 सबसे ज्यादा दुनिया में। अब अरब देश देखिए, वो मुफ्त का बेचते हैं, वो क्योंकि उनको अपनी पॉपुलेशंस को खुश रखना है। हमारा फिर भी हमने एक मिडिल पाथ रखा हुआ है, 3-3.5 डॉलर तक हमारा पड़ता है गैलन का, जो 100-104 रुपए प्रति लीटर आप करिए कन्वर्ट, तो ये लीटर। हाँ। जी। तो उससे क्या हो जाता है कि रिन्यूएबल्स आपके वाजिब हो जाते हैं। रिन्यूएबल्स में आप पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि तेल इतना महंगा है। तो कुछ भी आप सोलर करिए, हाइड्रो करिए, न्यूक्लियर करिए, फ्यूजन करिए, ग्रीन हाइड्रोजन करिए, विंड करिए, जियोथर्मल करिए, आपका ब्रेक इवन रेट पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत इतनी हाई है। तो ये एक हमें अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस मिल जाता है कि 100% जो हम टैक्स भरते हैं अपने पेट्रोल के ऊपर, उसके कारण एक तो देश को काफी रेवेन्यू मिल रहा है, और राइट। दूसरा है कि जो विकल्प हैं वो जरूर उभर के आ रहे हैं। तो भारत के लिए तो पेटकेम, भारत का पेटकेम है सोलर। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री रूफ सोलर रूफ पैनल की बात कर रहे हैं, 1 करोड़ अगर लग गए, 25 करोड़ मकान है भारत में, अगर 1 करोड़ मकानों पे आप सोलर लगाना शुरू कर देते हैं, सोचिए कैसा बदल जाएगा पूरा सिस्टम। स्टेट गवर्नमेंट की बसें बदलनी है, बहुत पैसा चाहिए, ओवरनाइट नहीं हो सकता। ग्रीन हाइड्रोजन भी उसमें प्रैक्टिकल खामियां हैं, बना सकते हैं आप,
बट ट्रांसपोर्ट करना, उसको फिर से यूजेबल फॉर्म में लाना, उसमें काफी खामियां, इतना जल्दी नहीं आता। एलएनजी वगैरह बेटर ऑप्शन हो सकता है, कतार से या कहीं से एलएनजी लाके वो यूज किया जाए। तो काफी विकल्प हैं। सरकार इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे ले रही है। 2070 का हमारा जरूर टारगेट है जीरो एमिशंस का, बट लगता है कि 50 तक की कर पाएंगे। और 2030 तक बहुत भारी रिन्यूएबल एनर्जी की हमारे यहाँ कैपेसिटी आ जाएगी। उससे फायदा ये है कि आपका जो बिल है, जो जी। 140 बिलियन डॉलर आप खपा रहे हैं तेल पे, वो कम होता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑलरेडी हमने किया, डिफेंस में कर रहे हैं, वैसे ही तेल के विकल्प ढूंढ के, अब हमारे पास कोयला इतना है, कोयले को अगर लिक्विफाई कर पाए और उसको यूजेबल बना पाए, थोड़ा थोड़ा चल रही है बात, बट वो स्केल नहीं आया अभी। वो स्केल अगर आ जाता है, बाहर से आपको तेल ना मंगाना पड़े, अगर इस तरह का चीज हो जाए, तो बहुत इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। नहीं तो लगभग आप देखिए 3 साढ़े 3 करोड़ भारतीय हैं बाहर जो काम करते हैं। बिल्कुल। 111 बिलियन डॉलर वो साल का कमा के अपने रिश्तेदारों को यहाँ भेजते हैं, अपने माता पिता को, फैमिलीज को, सेविंग्स में। 111 बिलियन आता है, वो सारा हमारा तेल में ही निकल जाता है। अगर वो उस बिल्कुल। तरह से सेविंग होने लग जाए तो क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, आपने डेटा बता दिया। और हमारे दर्शक जो सुन रहे होंगे, मैं तो फ्रीज हो गया था आपके डेटा सुनते सुनते कि जो डेटा मिल रहा था वो आप माइन है सर, डेटा माइन, जहाँ से कि हम डेटा गैदर करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है सर। एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन कि अब जब चूंकि चुनाव के नतीजे आएंगे, मार्केट एक्सपेक्ट तो यही कर रहा है कि शायद वापसी इसी गवर्नमेंट की होगी। वो कितनी सीट्स होंगी वो पता नहीं है, लेकिन क्या एजेंडा होगा गवर्नमेंट का अगले 5 साल के लिए? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि अगले 100 दिन में कुछ बड़े घोषणाएं होंगी। तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए मार्केट को फोकस करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे रहेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर समझ गए हैं सारे पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स भी। क्या होता है, आप बैंक में 1 रुपया डालते हैं, वो 4 गुना इकोनॉमी में घूमता है, 4 बारी, वो उसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मल्टीप्लायर है वो 6 से 8 गुना होता है। तो आप सड़क लगाइए, 1 रुपए की सड़क लगाइए, गांव से जोड़ दिया आपने, गांव के लोग आने जाने शुरू हो गए, सामान आने जाना शुरू हो गया, हर तरह का ऑप्टिकल फाइबर लग गया साथ में, रेलटेल ने आके रेल लगा दिया, फाइबर लगा दिया साथ में। तो ये 6 से 8 गुना होता है। तो ये जो आपने 35-40 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए पिछले 10 सालों में, और ये 3 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ होता था, अब हम 13 लाख करोड़ पे पहुंच गए हैं, और ये बढ़ता ही जा रहा है नंबर। ये बहुत ही अच्छा खर्चा है। अगर आप इंटरेस्ट में या सैलरीज में या पेंशन्स में पैसा लगा रहे हैं, वो आपका 4 गुना घूमेगा मनी मल्टीप्लायर के तौर पे। लोगों को पेंशन मिली या सैलरीज मिली, उन्होंने खर्चा किया, वो 4 बारी को। इंफ्रास्ट्रक्चर 6 से 8 बारी, और वो कैपेसिटी बढ़ा देता है। तो एक बारी एक्सप्रेस वे लग गई आपकी, उस पे लोग तो आते रहेंगे ना, ऐसा नहीं है कि इसी साल मुझे फायदा है। और यही राइट। हुआ, आप देखिए जर्मनी का जब बहुत स्ट्रॉन्ग जर्मनी बना 1900s 1800 70s ऑनवर्ड्स, तो ऑटोबान उन्होंने बनाए थे, हाईवेज अपने। अमेरिका में जो हाईवेज बने 1920 के दशक से शुरू होकर 1950 तक, अब ऐसे हैं कि 300 ब्रिज ऐसे हैं अमेरिका में जो कभी भी चरमरा सकते हैं। उस पे लिखा हुआ है कि आप अपने जोखिम पे इस पे जा रहे हैं। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अंडर स्पेंड किया, इसलिए वो इकोनॉमी हॉल आउट हो गई। हम क्या है, हम 2007 के चीन है। चीन इस लेवल पे था 2007 में, और फिर आप देखिए जो चीन ने अगले 17 साल में जो वृद्धियां की हैं, हमारा वैसा नहीं रहेगा। हम मैन्युफैक्चरिंग में इतने आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि चीन जब बड़ा था तब कोई चीन नहीं था। मैं बिल्कुल। यही कहता हूं कि चीन को डब्ल्यूटीओ में लाना सबसे बड़ी गलती थी पूरे विश्व की, कि चीन को डब्ल्यूटीओ में ले आए। उन्होंने सब सब्सिडीज वगैरह करके खत्म कर दिए इंडस्ट्रीज, पूरे यूरोप के, पूरे अमेरिका के, बिल्कुल। इंडस्ट्री नहीं छोड़े उन्होंने। स्टील तक कोई नहीं बनाता अब अपने घर में। स्टील तो बहुत बुनियादी एक ढांचा है। अब बाइडेन कोशिश कर रहे हैं लाने का वापस, बट अब मुश्किल हो गई बड़ी।
तो हमारे लिए जो चीन ने किया वो करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब चीन ने वो किया तो कोई चीन नहीं था। अब वो चीन बैठा हुआ है। देखिए, ये टेस्ला वाला आने वाला था, उसको ऐसा हम ट्विस्ट किया, 4 दिन लेटर वो आए नहीं भारत, और चीन में बैठा हुआ करार कर रहा था। अब बैठ के अर्जेंटीना जाने का उसके पास टाइम है, हिंदुस्तान में आने का टाइम नहीं है। तो इस तरह से चीन आपको छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से कि आप बिल्कुल। वहां से ले आ सकें। और वो कोशिश करेंगे पूरी हद तक कि आप पे माल डंप किया जाए। ये बात और थी, हमने खोल दिए थे दरवाजे। ये सरकार जब से आई वो प्रोटेक्शन दे रही है, तो वो जरूर है। तो बट मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा कर पाना बहुत मुश्किल है, नौकरियां कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कहाँ से आएगा? एक तो सर्विस एक्सपोर्ट्स आएगा, तो हम ओके। दुनिया भर का दिमाग हम बनेंगे। वाईफाई के कारण मैं कहीं बैठा हूं, अब जैसे हम कर रहे हैं, पहले होता था जी स्टूडियो आ जाइए, या मैं कैमरा भेज देता हूँ, वो लाइटिंग, फिर बिल्कुल। वो सब करते करते अब एक जूम है, 2 मिनट में हुई बात और शुरू हो गए। आप किसी को पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँ, आप कहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। तो हम नॉलेज कैपिटल बनेंगे दुनिया के, तो सर्विसेज। दूसरा, मैन पावर एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त हमें करना पड़ेगा। बहुत देश हैं जिनका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, अफ्रीका को छोड़ दें अगर, राइट। बाकी लगभग सारे देशों में मैन पावर गिर रही है। चीन का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वो वन चाइल्ड सिस्टम जो उन्होंने जबरदस्ती किया इतने दशकों के लिए, अब उनके पास बहुत सारे वृद्ध हो रहे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए उतने यंगस्टर्स नहीं है। और लोग चाह भी नहीं रहे इतने बच्चे। तो वो हो जाएगा, रोबोट आ जाएंगे, वो सब आएगा, ऑटोमेशन मैन्युफैक्चरिंग में। बट कहीं अब किसी की मदर ओल्ड है, उनको हेल्पर चाहिए, वो तो 2 हेल्पर दिन के लगेंगे ही ना। राइट। आपका सब काम करने के लिए 2-3 टीचर, ये सब स्कूल में जितना भी आप एआई ले आए, जो ये सर्विस इंटेंसिव रोल्स हैं वो भारतीय करेंगे। तो ये सब होने वाला है। और इंडिजिनाइजेशन बहुत होगा। सबसे बड़े हम इंपोर्टर थे डिफेंस के, अब हम मिसाइलें भेजने को तैयार हैं लोगों को। सैटेलाइट भेज रहे हैं, मिसाइलें भेज रहे हैं, छोटे अस्त्र शस्त्र भेजेंगे, ड्रोन्स में हम आगे बढ़ जाएंगे बहुत। तो ये बहुत एक रेवोल्यूशन हो रहा है। तो सरकार नई जब आती है, जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, जी। और अगले दो अगले 23 साल के लिए 2047 में विकसित भारत अगर बना देना है अपने को, और यहाँ से 2-2.5 हजार की जो हमारी पर कैपिटा है डॉलर में, 1,72,000 भारतीयों की पर कैपिटा है साल की रुपए में, उसको अगर आपको चीन जैसे जो 12,000 डॉलर पे है, आज बाकी विकसित देश छोड़िए, चीन के ही हम पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात है, यहाँ से 6 गुना बिल्कुल। अगले 20-23 साल में। आई थिंक वो प्लान सारे विवेक जी आएंगे, तो बहुत जबरदस्त काम होने वाला है। और इलेक्शन से मैं अगेन एक छोटी सी बात कहूंगा। जी सर। 60-65% वोट डलता है। अब आपको कितना चाहिए? ये फर्स्ट पास द पोस्ट है, ऐसा नहीं है जो प्रोपोर्शनल होता है ना कई यूरोपियन देशों में, कि भाई आपको टोटल वोट का 20% मिला तो 20% सीटें आपको मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होता यहाँ पे है, जो जीता वही सिकंदर। राइट। तो आपको 33-34% वोट चाहिए, और 275 सीटों पे आप सेफ हैं, 290 पे बहुत खुशहाल हैं, 300 पे बल्ले बल्ले है, 350 पे तो बहुत आराम से आप 5 साल 10 साल का सोच सकते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। देखिए, फेक मीडिया इतना है आजकल, लोग झांकियां रोज आप देखेंगे तो लगता है अच्छा ये हुआ ये हुआ, टर्नआउट, गर्मी बड़ी है, टर्नआउट हुआ नहीं हुआ। आपको ये देखना है जितने वोट पड़े उसमें मेजॉरिटी आपको मिल रही है कितनी सीटों पे, इतना सा हो जाता है। और कितने सीटों पे 1:1 है, और कितनों पे 1:मेनी है। जहां भी 1:मेनी हुआ वहां जीत गए, जहां 1:1 हुआ वहां पे देखना है। अब साउथ में मुश्किल है, हिंदी हार्टलैंड में बहुत अच्छा है, बट वहां आपने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, 100% पे थे आप, तो बिल्कुल। 93/93 लेना फिर से, यही होता है कि 90 हो जाए शायद, 93 ना हो, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
बट ये होगा प्रॉब्लम 400 से 325, 350 का। ये 400 से 250 का प्रॉब्लम मुझे आते नहीं दिखता। बट 2004 हुआ था, जो 2 दशकों पहले अटल जी ने बहुत जबरदस्त काम किया था, इंडिया शाइनिंग लग रहा था सबको। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू हारे थे जी आंध्रा में, बहुत अच्छा काम करने के बाद। तो कह नहीं सकते वोटर का मिजाज तो। और अगर 100 करोड़ वोटर है, 98 करोड़ वोटर है, उसमें 62 63 करोड़ डालेगा वोट। जी कोई आपका सैंपलिंग साइज आपको नहीं बता सकता। ये 4 तारीख को शाम को ही हमें पता लगेगा कि हुआ क्या असली में। बिल्कुल। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात सर ने बताई है कि 275 ठीक है, और 290 300 खुशी वाली है बात, और अगर 350 आ जाता है तो क्लीन है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 400 का जो टारगेट लेकर चल रहे थे, अगर ये 300 भी आ जाता है तो मार्केट को डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सर टाइम ड्यूरेशन कम है, लेकिन आपसे हमेशा बात करने का मन इतना रहता है कि शायद 1 या 2 घंटे भी आराम से पास ऑन हो जाएं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन दे करने बुलाने के के लिए। लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आवर प्लेजर सर। तो ये थे अजय बग्गा सर, जिन्होंने मार्केट में जो एक इस समय इनहेरेंट टेंशन चल रही थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट थोड़ा जिटरी हो रहा था, थोड़ा परेशान होने की कोशिश कर रहा था। सर ने कुछ हद तक कंसर्न को ईज आउट किया कि अगर सरकार की जो मौजूदा रिजीम है उसके अगर 275 या 300 सीट्स भी आ जाती हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट अपनी चाल चलता रहेगा। रिफॉर्म्स काफ़ी बड़े होने हैं, और अगले जब सरकार अगर यही बनती है और अगले 100 दिन के जो रिफॉर्म्स होंगे वो मार्केट को एक नया फ्यूल देंगे अलॉन्ग विद द बजट। तो फिलहाल इस खास पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।